31 दिसंबर की शाम करीब आ चुकी थी और इसके हवास इसका साथ छोड़ते जा रहे थे। अभी तक तो वो इस लिबास को ही देख रही थी जो जवाद इसे देकर गया था और जिसमें छुपाना कम और दिखाने का अंसर ज़्यादा पाया जाता था। उफ, मैं ये कैसे पहनूंगी, वो अजीब से लहजे में बोली जब इसका फ़ोन थरथराने लगा। जवाद कॉलिंग लिखा देखकर इसके मुंह में एक कड़वाहट सी घुल गई। इसने इंतहाई ख़राब मूड के साथ कॉल अटेंड की और जवाद के बोलने से पहले ही फट पड़ी। ये कैसा ड्रेस भिजवाया तुमने? मैं ये नहीं पहनने वाली, मैं पहले बता रही हूँ, वो तीखे चतूनों से बोली। ओ कमान इनाया, इसमें ऐसा क्या है और मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। अब मूड मत ख़राब करो और तैयारी पकड़ो। मैं 9 बजे तुम्हें लेने के लिए पहुँच जाऊँगा और मैं कोई एक्सक्यूज़ ना सुनूँ। इसकी बात सुनने की बजाय जवाद अपनी ही कहे जा रहा था। लेकिन मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो एहतजाज करते हुए बोली। इसमें ऐसा क्या है, सभी पहनते हैं तो तुम्हें क्यों एतराज़ है? वहाँ मेरे जानने वाले होंगे तो तुम्हें भी वैसा ही नज़र आना चाहिए जैसा कि मैं चाहता हूँ। वो इसे बावर करवाते हुए फ़ोन काट गया। इसने बेबसी से फ़ोन बेड पर फेंका और एक बार फिर से इस लिबास का जायज़ा लेने लगी जो जवाद ने भिजवाया था। एक रेशम की बनी हुई लॉन्ग मैक्सी थी जिसकी फिटिंग बहुत चुस्त थी और कमर की जानिब से तकरीबन उरियां ही था, जबकि आगे गली की जानिब से भी खासा खुला था। नेवी ब्लू रंग की इस मैक्सी पर सिल्वर मोतियों का नफीस काम था, जबकि बाजू पतले जालीदार कपड़े के बने हुए थे। वो एक सर्द आब भरते हुए तैयार हुई और बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाते हुए पार्टी मेकअप किया और फिर जब मैक्सी पहनी तो शीशे के सामने खड़े होते हुए इसे खुद ही शर्म आ गई। एक तो थी भी वो भला की खूबसूरत और फिर इसका जिस्म भी कोई मुजस्मे की मानद था। अब जब ये मैक्सी पहनी तो वो चलती फिरती आफत ही नज़र आ रही थी। एक नज़र खुद पर डालते हुए वो ये सोचने लगी कि जब आसमा बेगम इसे इस हालत में देखेंगी तो क्या कहेंगी। इसने अलमारी से लॉन्ग कोट निकाला और इस मैक्सी के ऊपर पहनते हुए इसके बटन बंद कर लिए। अब वो काफ़ी हद तक छुप गई थी। पैरों में नाजुक सी सिल्वर सैंडल डालते हुए वो बिल्कुल तैयार हालत में थी जब बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ी। दिल में वो यही दुआ कर रही थी कि कहीं इसका आसमा बेगम से सामना न हो जाए, लेकिन खैर ही रही। बाहर जवाद अपनी चमचमाती हुई BMW में मौजूद था और इसे आता देखकर इसने दरवाज़ा खोल दिया। वाओ यू लुकिंग सो हॉट, जवाद इसे देखते हुए सीटी बजाने के से अंदाज में बोला और गाड़ी फ़ौरन आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो लोग एक बड़ी सी कोठी के मेन गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे और इसकी धड़कन बेतरतीब हुए जा रही थी। गाड़ी रुकते ही जवाद ने इसे नीचे उतरने का बोला और ख़ुद भी बाहर निकलते हुए इसका इंतज़ार करने लगा। वो ध्यान से नीचे उतरी और अभी दरवाज़ा बंद ही करने लगी थी कि जवाद ने इसे टोक मारी। ऐसा है डार्लिंग कि तुमको ये कोट उतार कर अंदर जाना है, ड्रेस की सारी वैल्यू ये कोट डाउन कर रहा है, वो इसका बगौर जायज़ा लेते हुए बोला। मुझे ठंड लग रही है, वो बस इतना ही बोल भाई। हाँ तो अंदर हीटिंग सिस्टम ऑन है, तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगनी, जवाद कमीनगी से तावील पेश करते हुए बोला तो वो तजब्जब के आलम में खड़ी सोचने लगी। इतना ना सोचा करो यार। जवाद इसके करीब आया और इसके शाने से कोट उतारते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया। चलो सब वेट कर रहे हैं, वो इसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला तो इस सर्दी में भी इसके कान की लुएं दहकने लगी। जैसे ही वो दोनों इमारत के अंदर दाखिल हुए सबकी नज़रें इस पर और सिर्फ इसी पर टिक कर रह गई। वाओ जवाद, तुमने तो सारी महफिल ही लूट ली, हमेशा की तरह आज भी तुमने मिलाई ही खाई है। जवाद का कोई वाहियात किस्म का दोस्त इसके पास आते हुए बोला और अपना हाथ हिनाया के सामने कर दिया, जिसे इसने बगैर सोचे समझे पकड़ लिया। जैसी दिखती हो वैसी ही हो। इसके हाथ को पकड़ते हुए इस लड़के ने अपनी उंगली से इसकी हथेली सहलाई और मुंह इसके कान के पास करते हुए सरगोशी में बोला। इसके मुंह से उठते शराब के भपके वो साफ महसूस कर सकती थी। तुम्हें वो सवेरा इधर ढूंढती फिर रही है, लगता है आज तुम्हारी शामत है, वो लड़का जवाद से मुखातिब होते हुए बोला तो वो फ़ौरन से वहीं छोड़ते हुए खुद एक जानिब बढ़ गया। मेरा नाम शहजाद है। क्या देख लिया तुमने इस जवाद में? तुम्हारे जैसी डॉल को तो मुझे ऐसा ही कोई सख्त लौंडा डिज़र्व करता है। जवाद के जाते ही शहजाद नामी लड़का अपनी औकात पर उतरा है। पहले मेरा हाथ छोड़े शहजाद साहब, फिर मैं बताती हूँ, वो एतमाद भरे लहजे में बोली तो शहजाद इसे गौर से देखने लगा। कसम से दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, आपका हुक्म जो ठहरा। शहजाद इसका हाथ छोड़ते हुए इसकी गहरी आंखों में अपनी नहुसत भरी नज़रें गाड़ते हुए बोला। पहली बात तो ये कि वो आपका दोस्त है। इसके जाते ही आप ऐसी बातें करने लगे, कैसे दोस्त हैं आप? वो शहजाद को अफसोस भरे अंदाज में देखते हुए बोली। आपको अभी पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन आज पता लग जाएगा। आए इधर बैठते हैं। शहजाद ने एक मरतबा फिर से इसका हाथ थामना चाहा, लेकिन वो बड़े तरीके से खुद को बचा गई। इसके सोफे तक पहुंचने में कई लोगों ने शहजाद को रश्क भरी नज़रों से देखा, जिससे इसकी गर्दन मज़ीद अकड़ गई, जबकि वो इस वक्त को कोसने लगी जब इसने यहाँ पार्टी में आने की हामी भरी थी। आवाज़ थी गोया कोई बम था जो इसकी समाज से टकराते हुए फट गया था। इसने सर घुमाते हुए आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन इसे तो कुछ भी नज़र न आया।
जबकि आवाज़ आने के बाद एक हलचल सी मच गई थी। इसने गौर किया तो इसे समझ आई कि ये सब कुछ दीवार के इस पार यानी दूसरी जानिब जारी है, जबकि वो हनूज़ अंधेरे में खड़ा हुआ था। और शुक्र है बचत हो गई। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला और दीवार का जायज़ा लेने लगा। अभी वो अंदाज़ा ही लगा रहा था कि इसे 1-2 कदम के फासले पर ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई कुंडी खोली जा रही हो। वो तीर किसी तेज़ी से वहाँ पहुँचा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ अंधेरे में एक अदल लोहे का दरवाज़ा मौजूद था जो कि बस खुलने ही वाला था। इसने सोच लिया था कि इसे आगे क्या करना है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक औरत बिगड़े हुए हुलिये में बाहर निकली और मैदान की जानिब दौड़ी। इसके पीछे 2 फौजी फ़ौरन से निकले और इस औरत के पीछे भागे। इसे सारी सूरत हाल समझने में महज कुछ ही लम्हे लगे थे और चूँकि दीवार से चिपका हुआ गड़ा था, इसलिए इसके देखे जाने का इम्कान ना होने के बराबर था जब तक कि इस पर टॉर्च की रोशनी न फेंकी जाती। इन दोनों फौजियों ने बाहर निकलते ही औरत के पीछे दौड़ लगा दी और कुछ ही देर में इसे या लिया। इसके लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। जब तक वो पलटती वो सिरकते हुए अंदर दाखिल हो चुका था। एक चौकोर कमरा था जो था तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसके काम आ गया था। वहाँ मौजूद लकड़ी के डब्बों के पीछे छुपने की वाफिर जगह मौजूद थी, इसलिए वह सुकून से लकड़ी के ऊपर नीचे पड़ी पेटियों के पीछे सुकून से बैठ गया। कहाँ भागी जा रही थी मेरी जान? अभी तो हमारा नशा भी नहीं उतरा और तू तंग पड़ गई। दोनों फौजी इस औरत को लिए वापस पलटे और कमरे में दाखिल होते ही एक फ़ौजी ने औरत को अफ़गानी ज़ुबान में छेड़ना शुरू कर दिया। औरत जो कि ख़ुद भी अफ़गानी थी दुखी लहजे में फरियाद करने लगी तो एक फ़ौजी ने इसे घुमाकर एक थप्पड़ दे मारा। आवाज़ निकाली तो अब की बार भेजे में सुराख करूँगा। फ़ौजी इसे घसीटते हुए कमरे की दूसरी जानिब गायब हो गए। इसे समझ आ गई कि यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है। सुराख तो मैं करूँगा और ऐसा करूँगा कि साइज़ देखकर लोग यकीन नहीं करेंगे। वो गुस्से से मुठियाँ भेजते हुए बोला और पेटी के पीछे से निकल आया। आराम से दरवाज़ा खोला। जहाँ वो तीनों गायब हुए थे तो वो खुलता चला गया। एक गोदाम टाइप जगह थी जहाँ असला और दीगर चीज़ें मौजूद थीं। यूँ ही इसकी नज़र इस माल गनीमत पर पड़ी, इसकी हंसी निकल गई। वाह मेरे अल्लाह, इसे कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ कर देता। वो मुस्कुराते हुए एक पेटी की तरफ आया और इसे खोल कर देखा तो इसमें हैंड ग्रेनेड भरे हुए थे। इसने कुछ ग्रेनेड निकालते हुए इन्हें अपनी बेल्ट के साथ अड़स लिया। फिर वो काफ़ी देर इस माल खाने में घूमता रहा और कई काम की चीज़ें इसके हाथ चढ़ गईं। इसने जो हिकमत अमली तय कर ली थी, इसके तहत इसके हाथ मशीनी अंदाज में चलते रहे। कुछ ही देर में वो अपने काम से फारिग हो चुका था। वहाँ से निकलते हुए इसने अपनी थर्मल विजन ऑन कर ली थी क्योंकि काफ़ी अंधेरा फैला हुआ था। दरवाज़ा खुलते ही एक रहदरी इसके सामने मौजूद थी जो कि खाली पड़ी हुई थी और इसमें दाएं बाएं कई कमरे मौजूद थे। और सुनगुन लेता एक एक कमरे के सामने से गुजरने लगा तो एक कमरे के नीचे से इसे हल्की रोशनी आती दिखाई दी। इसने फ़ौरन अपने कान इस दरवाजे के साथ लगा दिए। भगवान की बड़ी कृपा हो गई जो आप इनके शिकंजे से निकल आए, वरना तो आपका 1-2 का 4 हो गया था। रवि साहब, कोई हंसते हुए बोला तो एक गहरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर भी छा गई। सारे पता नहीं कौन थे। मैं मार खोरों के काम करने के तरीके से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये साले वो नहीं थे, कोई और थे, मगर बड़े ही नपेतुले अंदाज में काम कर रहे थे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो मेजर अर्जुन कि वो आम कपड़ों में थे और मुझे बहरूप में भी पहचान बैठे। सीधा सुबह मेरे पास आए और मुझे लेकर चलते बने। लगता है इस बलराज ठाकर ने इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तभी तो वो सुकून से मुझे उठा कर ले चले, वरना मैं कोई तरने वाला नहीं हूँ। रवि प्रसाद की आवाज़ तो वो लाखों में भी पहचान सकता था। चलो बड़ी कृपा हो गई जो हम तुम्हें वहाँ से निकाल लाए, वरना अभी तुम बलराज के साथ ही बैठे खुद को कोस रहे होते। दूसरा बंदा जो मेजर अर्जुन था तफक्कुर भरे अंदाज में बोला तो इसकी आंखों में आग सी जलने लगी। यहाँ से बाहर जाओगे तो किसी को बता पाओगे ना कि वो दूसरी पार्टी कौन सी है? यहीं तुम्हें मार कर यहाँ ही तुम्हारा कब्रिस्तान बना देना है मैंने। और ख़ुद को मुखातिब करते हुए बोला और सोचने लगा कि आगे क्या हिकमत अमली तैयार करें। अभी वो सोच रहा था कि इसे यूँ महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई उठते हुए दरवाजे की जानिब आ रहा हो और फ़ौरन ही दीवार के साथ लग खड़ा हो गया। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और मेजर अर्जुन एक और फौजी के साथ बाहर निकला। आओ ज़रा इस कच्ची गली का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं क्या छुपा हुआ है इसकी मासूमियत के पीछे। मेजर अर्जुन हंसते हुए बोला और इस फौजी के साथ एक जानिब पर चल पड़ा। वैसे सर जी, रवि प्रसाद ने हमें मायूस ही किया है। दूर रहते हुए भी इसके कानों तक इन दोनों की गुफ्तगू पहुंच रही थी। इसका भी कर लेंगे कुछ ना कुछ, अभी तो जो सर पर चढ़ी हुई है इसे उतारना ज़रूरी है। मेजर अर्जुन मकरू अंदाज में हंसते हुए बोला और दूर एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए दोनों अंदर गायब हो गए। इसे मालूम था कि अब वो दोनों आध पौने घंटे से पहले पलटने वाले नहीं हैं, इसलिए मुतमईन से अंदाज में पहले अपनी ब्रीटा पर साइलेंसर चढ़ाया और फिर रवि प्रसाद वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। वो सोफे पर सुकड़ कर बैठी हुई थी और फिर रवि प्रसाद वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। वो सोफे पर सुकड़ कर बैठी हुई थी और शहजाद ने तकरीबन इसे अपने बाजुओं के हल्के में ही कसा हुआ था। इसे सख्त कोफ्त महसूस रही थी
और वो मुंतज़िर नज़रों से जवाद को ढूंढ रही थी, जो थोड़ी देर का कहकर न जाने कहाँ मुंह काला कर रहा था। इसे शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था जैसे किसी और की नज़रें भी इसके वजूद पर जम कर रह गई हों, लेकिन वो समझने और देखने से कासिर थी। क्या करती हो वैसे तुम? एक बार फिर से कहूँगा कि तुम बहुत हॉट लग रही हो। शहजाद इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला तो वो मज़ीद सिमट गई। थोड़ी देर बाद जवाद भी वहीं आ गया तो इसकी जान में जान आ गई। हाँ गाइस, क्या चल रहा है? वो इन दोनों को देखते हुए आम से अंदाज में बोला। क्या चलना यार, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खामोश टाइप है, कोई बात ही नहीं करती। शहजाद शिकवा करते हुए बोला तो जवाद इसकी जानिब बढ़ा। तुम ज़रा इधर होकर बैठो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं फियांसी है। वो बीच में जगह बनाते हुए इसके साथ बैठ गया तो मजबूरन शहजाद को थोड़ा साइड पर होना पड़ा। जवाद ने बैठते ही इसकी कमर में हाथ डाल लिया और इसे अपने मज़ीद करीब खींच लिया। इसे जवाद के मुंह से भी शराब की बू महसूस रही थी और अब तो इसका दम ही घुटने लगा था। यहाँ ज़्यादातर नफूस नशा करने में मसरूफ़ थे। कुछ चर्स भरे सिगरेट फूंक रहा था तो कोई शराब की जाम लहरा लहरा कर मैदे में उंडेल रहा था और इन सब उम्मुल खबाइस की मिली जुली बदबू इसकी आवाज़ पर तारी होती जा रही थी। शहजाद इन दोनों के सामने बैठ गया था और इन्हें बगौर देख रहा था। एक नई चीज़ आई है जवाद, ट्राई करोगे तो बस 70,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करोगे। शहजाद जवाद को देखते हुए बोला तो वो चौंकते हुए इसे देखने लगा। अगर चाहिए तो आओ मेरे साथ। शहजाद इनाया का भरपूर जायज़ा लेते हुए उठ खड़ा हुआ तो जवाद भी उठ गया। अच्छा, तो मुझे छोड़कर यहाँ बैठे हुए हो मेरे टॉम क्रूज़? सवेरा भी वहीं चली आई और जवाद को देखते हुए शिकवा भरे अंदाज में इसे टॉम क्रूज़ कह डाला कि वो कहीं से भी नहीं लग रहा था। ओ डियर, तुम यहाँ इनाया के पास बैठो, मैं बस 1 मिनट में आया। जवाद सवेरा का बाजू पकड़ते हुए इसे इसके साथ बिठाते हुए खुद तेज़ी से शहजाद के साथ एक तरफ को चल दिया। कब कर रहे हैं फिर तुम दोनों शादी? मेरी मानो तो जल्दी कर लो, वरना कहीं तुम्हारा भी वही हाल ना हो जाए जो आजकल मेरा हो रहा है। जवाद के जाते ही सवेरा ने अपनी तोपों का रुख इसकी जानिब फेर लिया। क्यों, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं और जवाद 2 जिस्म एक जान थे। सबको यही लगता था कि हम दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी, लेकिन अब की बार तुम बीच में आ गई। सवेरा हसरत भरे लहजे में बोली तो वह चौंक सी गई। अब की बार से तुम्हारी क्या मुराद? वो सवेरा को बगौर देखते हुए बोली। मतलब ये है मेरी जान कि लड़कियां जवाद की ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। इसकी जुनूनी तबीयत की वजह से कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं सकती, लेकिन ये मेरी ही हिम्मत है जो मैं अभी तक इसके साथ हूँ। पहले भी कई मरतबा वो मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ नजर आता रहा है, लेकिन अब तो इसने शादी का ऐलान कर डाला। तुम्हें वहाँ होटल में देखकर ही मैं समझ गई थी कि अब मेरा कोई चांस नहीं रहा। हालांकि मेरे और जवाद के बीच में कोई पर्दा भी तो नहीं है, लेकिन मजबूरी शायद इसी का नाम है। बस तुम होशियार रहना। वैसे तुम तो इसकी कज़न हो और ये टिपिकल बिजनेस मैरिज है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें छोड़कर किसी और की बाहों में सुकून तलाश करेगा, लेकिन फिर भी बी केयरफुल। सवेरा इसे बगौर देखते हुए बोली तो इसके दिमाग में इसकी एक ही बात फंस कर रह गई। बिजनेस मैरिज से तुम्हारी क्या मुराद है? वो सवेरा को खोजती नज़रों से देखते हुए बोली। मुझे नहीं पता, लेकिन जवाद कह रहा था कि बाद में वो दोनों बिजनेस अकेला ही संभालेगा, तुम लोगों का भी और अपना भी। तो मेरे ख्याल में ये एक बिजनेस मैरिज ही हुई ना? सवेरा हाथ में मौजूद गिलास से शैम्पियन का एक घूंट भरते हुए बोली तो इसके सर में धमाके से होने लगी। यानी कि मेरा शक ठीक ही था, इसके इरादे तो कुछ और ही हैं। वो होले से बिड़बिड़ाई, जिसे सवेरा वहाँ जारी बेहंगम म्यूज़िक की वजह से सुन न पाई। ये शहजाद कौन है जो अभी जवाद को साथ लेकर गया है? वो दिल में पलते ख्याल के तहत पूछ बैठी। यही तो वो बूटी है जिसने जवाद को इस लाइन पर लगाकर इससे अच्छा खासा माल समेटा है। खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन जवाद के दम पर ये भी बिजनेसमैन बना फिरता है। सवेरा बुरा समूह बनाते हुए बोली तो वो भी अपना सर झुका गई। इतनी देर में वहाँ वेटर आया और इसके सामने जूस का गिलास रखते हुए एक जानिब निकल गया। इसका हलक सूख कर कांटा हो रहा था, इसलिए अपने सामने जूस का गिलास देखते ही इसने फ़ौरन से गिलास उठाते हुए कि सांस में खाली कर डाला तो कुछ सुकून का एहसास हुआ। सवेरा भी थोड़ी देर बैठकर किसी और के साथ कहीं जा चुकी थी। इसने मोबाइल निकालते हुए जल्दी से सुल्तान को मैसेज भेजा, जहाँ भी हो फ़ौरन इस पते पर पहुँचो, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, वरना समझ लेना कि इनाया मर गई। वो थोड़ी देर इस मैसेज को देखती रही जो अभी तक रीड नहीं किया गया था। मेरी जान और इज़्ज़त दोनों ख़तरे में है, प्लीज़ आ जाओ सुल्तान, मुझे शिद्दत से रोना आ रहा है। थोड़ी देर वो मैसेज रीड होने का इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर मायूस होते हुए इसने फ़ोन वापस पर्स में रखा और एक मरतबा फिर से इस वक्त को कोसने लगी जब वो यहाँ जवाद के साथ आई थी। वहाँ मौजूद 1-2 बंदों ने इसे ऑफ़र भी की, लेकिन वो वहीं अपनी जगह पर जमी बैठी रही। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि इसे शहजाद आता हुआ दिखाई दिया। वो आपको जवाद वहाँ बुला रहा है, इसने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है। शहजाद इसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए बोला तो एक सर्द आ भर कर रह गई और फिर खुद ही उठने की कोशिश चाही, लेकिन खड़े होते ही इसे एक ज़ोर का चक्कर आया और वो लहरा कर रह गई। करीब था कि वो गिर ही जाती जब शहजाद ने इसे फ़ौरन से आगे बढ़ते हुए इसका बाजू थाम लिया
और इसे अपने साथ लगाते हुए एक जानिब चल पड़ा। इसे साफ महसूस रहा था जैसे वो हवा में उड़ती हुई जा रही है और इसकी अपनी कोई भी पसो पेश नहीं चल रही। शहजाद इसे साथ चिमटा एक कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करते ही फ़ौरन से अपने साथ चिमटा लिया। इसे अंदाज़ा हो चला था कि वो बहुत बुरे हाथों में फंस गई है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने ही रवि प्रसाद हाथ में शराब से भरा गिलास था में गहरी सोच में डूबा हुआ था। साथ ही मौजूद बिस्तर पर एक अदद बच्चा लेटा हुआ था जो कि शायद बेहोश था और इसके नापाक अज़ाइम का मुँह बोलता सबूत था। इस पर नज़र पड़ते रवि प्रसाद को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जैसे ही इसे अंदाज़ा हुआ इसके चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत तारी हो गई। तुम यहाँ कैसे? रवि प्रसाद के मुंह से अटक अटक कर अल्फाज निकले। मैंने क्या बोला था कि मैं शिकरा हूँ और शिकरा अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। हिलना नहीं वरना ये भी आवाज़ चलता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम ऊपर अपने एक दर्जन भगवानों में से किसी एक के साथ बैठे प्रसाद खा रहे होगे। वो अपनी गन की जानिब इशारा करते हुए बोला तो रवि प्रसाद थूक निकल कर रह गया। मेरे दोस्त किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, रवि प्रसाद बौखलाए हुए लहजे में बोला। वो जिस शुगल में पड़ चुके हैं कम अज़ कम इन्हें एक आध घंटा तो लग ही जाना है। इतनी देर में तेरा क्या बनेगा कालिया? और रवि प्रसाद को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला और तीर किसी तेज़ी से इसकी जानिब आया। जितनी देर में वह समझ पाता इसने जेब से मालूल भरा इंजेक्शन निकालते हुए इसकी गर्दन में घोंप दिया तो वो सी की हल्की सी आवाज़ निकालते हुए चंद लम्हों में ही इंटॉक फेल हो गया। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए वो बाहर निकला और इस कमरे की जानिब बढ़ गया जहाँ मेजर अर्जुन और दूसरा फौजी दाखिल हुए थे। दरवाज़ा इसने धकेला तो इसे गैर मुकफ़ल पाया। वो आराम से अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर इसका दिमाग घूम गया। इंसानियत की इतनी तजलील इसने कम ही देखी थी। इसने गन निकाली और ठक ठक की हल्की आवाज़ गूंजी। दोनों सूर में वही ढेर हो गए। आवाज़ न निकालना हो मेरे साथ, वो अफ़गानी ज़ुबान में बोला और औरत के कपड़े उठाते हुए इसकी जानिब उछाल दिए। थोड़ी देर में वो दोनों दोबारा से रवि प्रसाद वाले कमरे में दाखिल हो गए। मेरी मदद करो इसे उठाने में, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला तो औरत ने इसकी मदद करते हुए रवि प्रसाद को इसके कांधे पर लादने के लिए जान मार दी। थोड़ी देर में ही वो रवि प्रसाद को अपने कांधे पर लादे और एक हाथ में गन थामते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। रात के 3 बज रहे थे और किसी की भी आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। औरत को साथ आने का इशारा करते हुए वो वापसी की राह हो लिया और जल्दी वो बड़े डिपो में पेटियों के दरमियान से गुजरता हुआ इसी कमरे में पहुंच गया जिसका दरवाज़ा बाहर की जानिब खुलता था। रवि प्रसाद को पेटियों के ढेर के पीछे चित लिटाते हुए वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। कम वक्त अच्छा खासा वजनी था और वैसे भी ढीला जिस्म उठाकर चलना एक मुश्किल काम होता है। यहाँ अगर इसकी सोच काम नहीं कर रही थी कि वो अगला कदम क्या उठाए। जल्दी अब देरी ने कत्ल और रवि प्रसाद की गैर मौजूदगी का पता लग जाना था और यकीनी बात थी कि फिर एक कोहराम समझ जाना था। वो बेचैनी से बैठा इसी सोच में गुम था कि इसके कान में लगे एयरपीस में पहली चुरमुर की आवाज़ आई और फिर अगली आवाज़ सुनते इस पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। अल्फ़ा 1, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? अल्फ़ा 1, ब्रावो 1 की आवाज़ थी या किसी हसीना का पैगाम। वो इतना खुश ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था जितनी खुशी से आज इस आवाज़ को सुनकर हो रही थी। सुनना हूँ ब्रावो 1, तुम्हारी मनहूस आवाज़ मुझे इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ महसूस रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, अपनी लोकेशन से आगाह करो यार, कसम ले लो हम सब की जान निकाल देने की तुमने कसम खाई हुई है। 3 दिन से तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और अब जाकर तुमसे रब्ता हो पाया है। नहीं चाहिए भाई कोई रवि प्रसाद, बस तुम लोकेशन बताओ, हम आ रहे हैं। ब्रावो 1 झिल्लाए हुए लहजे में बोला तो वो हंस कर रह गया था।